आज हम लोग बात करने वाले हैं बीए पार्ट 1 हिस्ट्री ऑनर्स का पेपर 1। पेपर 1 का ये चैप्टर 6 है। चैप्टर 5 तक पूरा अच्छा तरीका से कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया, वहां से देख सकते हैं, या इसी चैनल पर प्ले लिस्ट भी बना हुआ होगा, वहां से भी देख सकते हैं। हम लोग चैप्टर 5 अच्छा से पढ़ लिए थे, उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर लिए थे, सब्जेक्टिव क्वेश्चन एक किए थे और हमने कहा था कि एक और सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो उसमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हमने देखा, बाद में फिर देखा तो एक ही जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो वो क्वेश्चन क्या था कि ऋग वैदिक काल के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जीवन के बारे में, उनके लोगों के राजनीतिक जीवन के बारे में लिखने के लिए हम बताए थे। इससे पहले वाले भाग में वो लॉन्ग क्वेश्चन कैसे लिखा जाए ये हम बता दिए थे। और दूसरा उसमें क्वेश्चन क्या था, जैसे ऋग वैदिक काल के लोगों के सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और धार्मिक जीवन की विवेचना करना था। उसी तरह से एक और उसमें क्वेश्चन था। क्वेश्चन क्या था कि उत्तर वैदिक काल के लोगों के सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और धार्मिक जीवन की विवेचना करें या धार्मिक जीवन पर प्रकाश डालें। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप टेलीग्राम ग्रुप में लिखकर भेज सकते हैं और वहां से हम चेक करके बताएंगे, क्योंकि पहला क्वेश्चन का आंसर हमने लिखवाया है, उसी आधार पर, उसी के जैसा नहीं लिखना है। जैसे हम चैप्टर में पढ़ा है ना उत्तर वैदिक काल के बारे में, तो वैसे ही आपको लिखकर और टेलीग्राम ग्रुप में भेज सकते हैं, वहां पर हम चेक कर देंगे। तो टेलीग्राम और चेक करके बताएंगे कहाँ कहाँ आपका गलती है, कहाँ और सुधार करने की जरूरत है। और टेलीग्राम ग्रुप अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या आपको टेलीग्राम में सर्च करना है हिस्ट्री टॉक और आपको टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगा और वहां से टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना है। तो चलिए हम लोग चैप्टर ऑफ 6 की बात करते हैं, क्योंकि चैप्टर 5 थोड़ा जल्दी जल्दी हम लोग पढ़ रहे हैं। तो चैप्टर 5 कंप्लीट हो गया था। चैप्टर 6 था महाजनपद काल। आप कहेंगे कि वैदिक काल से महाजनपद काल में कैसे आ गए? तो देखिए समझिए, वैदिक काल का समय कब तक था, यहाँ दिखाई देगा ना, देखिए वैदिक काल का जो समय था, वैदिक काल अच्छा से एकदम ध्यान समझिएगा। वैदिक काल को दो भागों में, वैदिक काल पहले देख लेते हैं। देखिए 1500 से लेकर 600 ईसा पूर्व तक का समय था, 600 ईसा पूर्व तक। और वैदिक काल दो भागों में बांटा गया। कौन कौन? पहला जो वैदिक काल का पहला जो समय था वो था ऋग वैदिक काल, ऋग वैदिक काल। और इसका समय कब से कब तक था? ये था 1500 से लेकर 1000 तक ईसा पूर्व तक, 1000 ईसा पूर्व तक। और फिर यहां पर ऋग वैदिक काल के बाद कौन सा आया? उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल ये कब से कब तक हुआ? 1000 से लेकर 600 ईसा पूर्व तक। अब इसके बाद देखिए, एक मिनट, आपको तो पहले ही बताया था कि ये बंटवारा किसने किया था कि वैदिक काल के दो भाग होंगे। ये हम लोग ना किए हैं जी, ये कौन किया? इतिहासकारों द्वारा किया गया, ताकि हमको पढ़ने में आसानी हो। यहाँ से 1500 से 1000 ईस्वी ईसा पूर्व तक देखा गया कि ऋग्वेद की रचना हुई, ऋग वैदिक काल के लोगों के जीवन में क्या क्या परिवर्तन है। और उसके बाद देखा गया कि 1000 से लेकर 600 ईसा पूर्व के बाद लोगों के जीवन में बहुत ज्यादा परिवर्तन आ रहे थे और बहुत सारे ग्रंथों की रचना हुई। इसीलिए इसको दो भागों में बांट दिया गया, ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। अब उसके बाद देखा गया कि 600 ईसा पूर्व के बाद और ज्यादा लोगों के जीवन में परिवर्तन आ रहे हैं। और परिवर्तन इस तरह से आ रहे हैं कि अब छोटे छोटे राजा, जनपद जो था, छोटे छोटे जनपद, वो महाजनपद बनने लगा, बड़ा बड़ा जनपद बनने लगा। राजा अपनी राजधानी रखने लगे, सैनिक रखने लगे, बहुत व्यापार बढ़ने लगा। छोटे छोटे जो गांव के मंडी था वो बड़ा बड़ा मंडी का रूप लेने लगा। मतलब मंडी मतलब समझते हैं क्या होता है? आप वहां पर बहुत थोक के मात्रा में, थोक मतलब बहुत ज्यादा मात्रा में कोई फल, सब्जी, अनाज ये सब जाता है, उसको मंडी बोलते हैं। तो वो बड़ा बड़ा बाजार लगने लगा। तो इतिहासकारों ने इसको क्या किया, यहाँ से अब कहा कि अब ये काल नहीं, अब उत्तर वैदिक काल यहीं पर अब रोक दिया जाए। अब इसके बाद कौन सा काल का नाम दिया जाए? महाजनपद काल। नाम कौन दिया जाए? क्योंकि देखिए पढ़ने में आसानी हो, इसीलिए इतिहासकारों द्वारा क्या किया गया, इसको बांटा गया। इसके आगे वाले भाग को क्या कहा गया? महाजनपद काल। यानी इस काल में जनपदों की उत्पत्ति हुई, बहुत सारे जनपद बने, बहुत सारे मतलब 16 गो ही जनपद बने थे, बहुत सारे मतलब बहुत नहीं बने थे। 16 जनपदों के अलावा और भी छोटे छोटे मतलब 16 महाजनपदों के अलावा और भी छोटे छोटे जनपद थे, तो उनके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। तब 600 ईसा पूर्व के बाद हम लोग पढ़ेंगे। 600 ईसा पूर्व के बाद से कब तक हम लोग पढ़ेंगे? यहाँ से ये जो महाजनपद काल कब? 600 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व, रुक जाइए यहाँ पर लिखते हैं। महाजनपद काल में 600 ईसा पूर्व से कहाँ कहाँ तक पढ़ेंगे? 600 ईसा पूर्व से लेकर 320 ईसा पूर्व तक,
320 ईसा पूर्व तक। अब कहेंगे कि इसके बीच में क्या हुआ, बहुत सारे महाजनपद उत्पन्न हुए और महाजनपद उत्पन्न होने के बाद एक दूसरे में इनकी लड़ाई हो रही थी, एक दूसरे में इसी के बीच में बड़े बड़े राजा होने लगे। और यहाँ पहुँचते पहुँचते एक महाजनपद जिसका नाम था मगध, एक महाजनपद जिसका नाम मगध था, ये अधिकतर महाजनपदों को अपने कंट्रोल में कर लिया। अधिकतर महाजनपद के नामों निशान मिटा दिया, मतलब नाम निशान मिटाने का मतलब उसका नाम नहीं बदल दिया, ये अपने में सबको समेट लिया। क्या किया, ये मगध महाजनपद इतना ताकतवर हो गया, इतना ताकतवर, यहाँ के राजा इतने ताकतवर हुए कि सभी को अपने आप में समेट लिए। यहाँ के इसके बीच में इतने राजा ताकतवर हुए कि सभी को आपस में समेट लिए। और यहाँ से जब समेटने के बाद पूरा मान लीजिए समेट, यहाँ से एक मगध महाजनपद पूरे अधिकतर जनपदों पर कब्जा कर लिया। जब अधिकतर जनपद पर कब्जा कर लिया तो सिर्फ एक ही जनपद बचा, कौन बचा, और बाकी भी जनपद थे लेकिन नाम एक एक का था, कौन, मगध महाजनपद। तो यहाँ से बाद फिर अब काल का नाम बदलना पड़ा, अब चलेगा वंश के आधार पर, कि अब वंश के आधार पर पढ़ेंगे। तो यहाँ के बाद मौर्य काल चालू हो जाता है। तो मौर्य काल और अलग अलग, इससे मौर्य काल से पहले मतलब मौर्य वंश से पहले नंद वंश था, तो नंद वंश के बारे में, फिर मौर्य काल, ऐसे ही अब वंश चलेगा। वंश किस लिए चलेगा, क्योंकि अब एक ही महाजनपद हुआ, तो एक ही जनपद हुआ तब उसका नाम बार बार थोड़े पढ़ेंगे, वंश बदलेगा ना, वंश बदलेगा तो वंश के अनुसार पढ़ेंगे। तो ठीक वैसे ही चलिए अब यहाँ से पढ़ना चालू करते हैं महाजनपद काल के बारे में। आपको पता है कि यहाँ उत्तर वैदिक काल आते आते, देखिए यहाँ उत्तर वैदिक काल आते आते, यहाँ आते आते लोहा बहुत अधिक मात्रा में खोजा गया था, राजा लड़ाइयाँ बहुत अधिक मात्रा में करने लगे थे, रथ अधिक बनने लगे थे, राजा का महत्व बढ़ गया था, पद वंशानुगत राजा का हो गया था, राजा का एक ही काम बचा था लड़ाई करना। और साथ में ही अब लोगों से कर भी लिए जाने लगा था। कर मतलब उनके जो भी चारागाह थे, चराने वाला जगह पर, वो तो सबका होता था, उस पर कर नहीं लिए। बाकी जो खेत थे, नदी पहाड़ झरना, वहां पर या जंगल थे, वहां से कोई लकड़ी काटे या कुछ भी करे या उससे कोई व्यापार करे तो उस पर कर यानी कि टैक्स लिए जाने लगा था। तो जिसके कारण राजा के धन में काफी बढ़ोतरी हुई। क्योंकि आपको पता है राजा या राज्य हो उसका धन कहाँ से आता है, राजा के पास धन कहाँ से आता है, या किसी देश या किसी राज्य के पास धन कहाँ से आता है, जो उसके जनता द्वारा जो भी टैक्स दिया जाता है उसी से देश चलता है। या पहले राजा अपना शासन कैसे चलाते थे, उसी के बल पर चलाते थे। राजा के इतने और एक दो बात था कि पहले के राजा क्या करते थे, दूसरे राज्यों पर हमला करते थे और वहाँ के जो भी धन थे उनको क्या करते थे, अपने में मिला लेते थे। उन सब धन जितने भी, मान लीजिए एक राजा दूसरे राजा को हराया तो उसके बाद जितने भी सोना थे, जितने भी और भी धन थे, उस सबको क्या कर लिया, आपस में मतलब लूट लिए, उसको क्या कर लिए, लूट लिए। इससे भी धन की बढ़ोतरी होती थी। तो राजा की इतने बड़ा महल देखते हैं, जब भी किसी राजा का महल देखते हैं तो महल कैसे बना होगा, जनता के पैसों से ही महल बना होगा ना। राजा का जो महल बनता था वो कैसे बनता था, जनता के पैसों से, जनता जो भी टैक्स देती थी उसके पैसों से राजा का इतना बड़ा बड़ा महल जब भी हम देखते हैं, किसी भी राजा का आप महल देख लीजिएगा, वो इतना बड़ा बड़ा पत्थरों वाला महल देखिए, कोई भी देखिए, वो किसके पैसों से बना हुआ है, वो जनता के पैसों से। लेकिन नाम किसका होता है, राजा का, कि राजा द्वारा बनवाया गया। राजा द्वारा कहाँ से बनवाया गया, मतलब कैसे राजा द्वारा बनवाया गया, वो सारा पैसा किसका था, जनता का पैसा था। वो पैसा किस पर खर्च होना चाहिए था, जनता पर, लेकिन वो जनता पर खर्च ना होकर किस पर खर्च हो रहा था, ये खर्च हो रहा था राजा पर। आप देखिए वर्तमान समय में लोकतांत्रिक सरकार आ गई, अधिकतर देशों में लोकतांत्रिक सरकार, आप देखिएगा अब उतने बड़े बड़े महल क्यों नहीं बन पाते हैं, इसलिए नहीं बन पाते हैं क्योंकि जनता का पैसा अगर जनता पर खर्च ना कीजिएगा तो जनता आपको रहने नहीं देगी। अगर जनता का पैसा, लोकतांत्रिक देश हो गया, चुनाव जहां पर होते हैं वहां पर जनता का पैसा अगर जनता पर ना खर्च कीजिएगा और अपना महल बनवाइएगा तो क्या उस शासक को रहने देंगे, चाहे कोई भी हो उसको रहने नहीं देंगे। इसीलिए प्राचीन समय में इतने बड़े बड़े महल कैसे बन गए, क्योंकि शासन राजा का ही था, राजा जो मर्जी वो करता था, जनता को ज्यादा बोलने का अधिकार नहीं था। लेकिन इस समय जनता का बोलने का पूरा पूरा अधिकार है कि अगर कोई शासक अपना बड़ा सा महल बनवाता है या कुछ भी करवाता है तो उस पर रोक लगाया जा सकता है। इसीलिए अब बड़ा महल या कुछ भी नहीं बनवाया जाता, और बनवाया भी जाता है तो इसलिए बनवाया जाता है ताकि जनता के भलाई के लिए ही बनाया जाता है। ये नहीं कि अपना पर्सनल कोई कुछ नहीं बनवाता है। क्यों नहीं बनवाता है, क्या पैसा नहीं है, टेक्नोलॉजी नहीं है, उससे बेहतर टेक्नोलॉजी है ना, प्राचीन समय से बेहतर टेक्नोलॉजी है, फिर भी क्यों नहीं बनवाया जाता है, क्योंकि कोई अपना पर्सनल, कोई भी शासक अपना पर्सनल चीज कुछ नहीं बनवा सकता है, क्योंकि जनता द्वारा विरोध कर दिया जाएगा ना। जिस जनता का पैसा जनता को तो दिख रहा है, उस समय तो राजा का कोई विरोध ज्यादा नहीं कर पाता था, इसीलिए बड़े बड़े महल उस समय बनते थे। अब क्यों नहीं बन रहा है, चलिए अब देखिए, ये उदाहरण के लिए समझाने के लिए आपको बोले, ऐसा मत समझ लीजिएगा हम किसी का विरोध कर रहे हैं या किसी का समर्थन नहीं कर रहे हैं।
हम ये कह रहे हैं कि उस समय ऐसे इसीलिए बन जाते थे इतने बड़े बड़े महल। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे हम लोग क्या बात करेंगे, ये हाँ अब महाजनपद काल के बारे में बात कर रहे थे ना। तो उत्तरवैदिक काल के बाद सब कुछ होने लगा था। तो अब देखिए अब सभी अलग अलग क्षेत्र अलग अलग जनपद बनाने लगे थे और कुल उस समय 16 गो महाजनपद बन गए। उत्तरवैदिक काल के बाद 16 गो महाजनपद बन गए, इसीलिए इस काल को इसके बाद वाले समय को महाजनपद काल नाम रख दिया गया। और 16 को महाजनपद बने ये हमको कैसे पता चला, या तो इतिहासकारों को भी ये कैसे पता चला 16 को महाजनपद थे, इतिहासकारों को कैसे पता चला, हम लोगों को कैसे पता चलता है? क्या उस समय के लोग आकर कहते हैं हाँ उस समय 16 को महाजनपद थे, हमने देखा था ये महाजनपद यहाँ थे, देखिए तो ये सारे महाजनपद हम दर्शाए ना इस पर, तो ये महाजनपद यहाँ थे। क्या उस समय के लोग बचे हैं? नहीं। क्या बचा हुआ है उस समय का? कुछ तो कौन बताएगा? आखिर कौन बताएगा? क्या उनका अवशेष बचे हुए हैं? कैसे हम लोगों को पता चलेगा कि यहीं पर महाजनपद थे या यहाँ पर इतना इसका विस्तार था, यहाँ की इसकी इतनी ये राजधानी थी? कौन बताएगा? लोग बताएंगे ही नहीं। लोग तो बचे नहीं है उस समय के, इतने साल के लोग थोड़े बचेंगे। और तो कैसे पता चलेगा? देखिए कैसे पता चलता है। ये 16 महाजनपद की सूची 2 गो ग्रंथों में मिलता है, बौद्ध ग्रंथ और जैन ग्रंथ। बौद्ध ग्रंथ जो है अंगुत्तर निकाय, बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय जो कि बौद्ध ग्रंथ है। ये क्या है? बौद्ध ग्रंथ है। यहाँ पर 16 महाजनपदों की सूची मिलती है। कितनी महाजनपदों की? ये बौद्ध ग्रंथ है, ध्यान रखिएगा, बौद्ध ग्रंथ है। यहाँ 16 महाजनपदों की सूची मिलती है इसमें, कहा 16 को महाजनपद थे, इसकी राजधानी ये थी, मतलब महाजनपदों के बारे में मिलता है बौद्ध ग्रंथ में। हाँ, और एक बात, महाजनपद काल में ही हम लोग बौद्ध धर्म और जैन धर्म को बारे में पढ़ लेंगे। उसी समय बौद्ध धर्म और जैन धर्म अपने ऊंचाइयों पर पहुंच रहे थे, इसी के आसपास में, यही बीच में बौद्ध धर्म और जैन धर्म अपने ऊंचाइयों पर पहुंच रहे थे। तो जो भी बौद्ध धर्म और जैन धर्म के ग्रंथ जो भी रचना किया गया है, उन बौद्ध धर्म और जैन धर्म के ग्रंथों में इसीलिए 16 महाजनपदों का नाम लिखा गया है। क्यों? क्योंकि उसी समय बौद्ध धर्म और जैन धर्म जो है वो अपनी ऊंचाइयों पर पहुंच रहे थे, यानी कि बौद्ध धर्म जैन धर्म की उत्पत्ति हुई थी। और बौद्ध धर्म के जैसे बौद्ध धर्म के जो संस्थापक थे महात्मा बुद्ध, तो घूम घूम कर अपने बातों को सभी लोगों को बता रहे थे, सभी लोगों को समझा रहे थे। तो उस समय जो भी ग्रंथों की रचना हुई और कहाँ कहाँ वो गए, वो कहाँ कहाँ, मान लीजिए यहाँ से यहाँ गए, यहाँ से यहाँ गए, तो ग्रंथों में रचना होगी ना कि यहाँ पर थे, फिर ये महाजनपद से ये महाजनपद में गए, ये महाजनपद से यहाँ पर गए, इस महाजनपद से यहाँ पर गए, इस महाजनपद से यहाँ पर गए। तो बताइए सबका नाम आ जाएगा ना? मान लीजिए अभी एक उदाहरण समझाते हैं आपको। कोई भी महान इंसान, कोई भी बड़ा इंसान, जैसे हमारे देश में कोई भी बड़ा, अगर मान लीजिए अपने देश को भ्रमण करता है, यहाँ से कोई भी बड़ा विचारक हो अपने विचार को रखता है, मान लीजिए दिल्ली से कहीं और कोलकाता पहुंच गया, कोलकाता से मुंबई पहुंच गया, तो क्या होता है उसके बारे में डाटा रखा जाता है ना कि ये यहाँ से यहाँ पहुंचे, यहाँ से यहाँ पहुंचे, यहाँ से यहाँ पहुंचे। तो अभी से बहुत साल बाद अगर उनका कोई ग्रंथ कोई पढ़ेगा तो क्या कहेगा कि मुंबई यहाँ पर था, दिल्ली यहाँ पर था, तो मतलब मुंबई भी था, दिल्ली भी था, कोलकाता भी था। ये सभी लोगों को पता चल जाएगा उस समय के लोगों को ना कि मुंबई भी था, दिल्ली भी था, कोलकाता भी था, ये सभी लोगों का नाम पता चल जाएगा। ठीक वैसे ही बौद्ध धर्म और जैन धर्म का जो ग्रंथ है उसमें भी देखिए, अब जैन धर्म के ग्रंथ जिसका नाम है भागवती सूत्र, ये जैन धर्म के ग्रंथ है। इसमें भी 16 महाजनपदों की सूची मिलती है। ये जैन धर्म के ग्रंथ है, ध्यान रखिएगा, जैन धर्म का ये ग्रंथ है। इसमें भी 16 महाजनपदों की सूची मिलती है। तो कैसे मिलती है 16 महाजनपदों की सूची? कि ये जो इसके जो संस्थापक थे, जैन धर्म के जो संस्थापक थे महावीर, या बौद्ध धर्म के जो संस्थापक थे महात्मा बुद्ध, ये लोग घूमते थे भारत में, अलग अलग जगहों पर घूमकर और अपने बातों को रखते थे। तो जहां जहां पर ये जाते थे उस समय लोग क्या करते थे, कोई भी पुस्तक की रचना करने लगते। मान लीजिए महात्मा बुद्ध बहुत अच्छे बात बोल रहे हैं, तो उस समय कैमरा तो है नहीं कि रिकॉर्डिंग कर लेंगे। इस समय क्या किया जाता है, कैमरा से रिकॉर्डिंग किया जाता है उनके बातों को। कोई भी महान व्यक्ति, कोई बड़ा व्यक्ति कुछ भी बोलता है, लेकिन उस समय तो कैमरा था ही नहीं, तो उन बातों को आगे वाले लोग भी जान पाए, महात्मा बुद्ध के बाद भी उनके विचारों को लोग जान पाए, इसके लिए ग्रंथ की रचना की जाती थी। और ग्रंथ आज मिलते हैं हमें, जो भी बौद्ध ग्रंथ, जैन ग्रंथ, तो उसमें सिर्फ उनके बातों को ही नहीं बताया जाता, ये भी बताया जाता है कि कहाँ पर उपदेश दिए थे, कहाँ कहाँ घूम रहे थे, कहाँ कहाँ जा रहे थे, ये सब बातें। तो इसी से हमें पता चलता है कि हाँ 16 वो महाजनपद थे, यहाँ घूमे थे, और सभी महाजनपदों के नाम भी आता है। समझ में आ गया होगा? चलिए आगे बढ़ते हैं।
16 महाजनपदों की सूची कहाँ कहाँ मिलती है? अंगुत्तर निकाय में और भागवती सूत्र में। अंगुत्तर निकाय बौद्ध धर्म का ग्रंथ है, भागवती सूत्र जैन धर्म का ग्रंथ है। 16 महाजनपदों की सूची वहां पर मिलती है। अब यहाँ पर क्या हुआ, ये महाजनपद बड़े होने लगे और देखिए जिस महाजनपद के पास, अच्छा देखिए अब कोई भी महाजनपद इसमें से था कि 16 महाजनपद तो चल नहीं सकते थे, इतना तो बात आप भी जानते हैं। 16 को अगर शासक हुए, 16 शासक नहीं थे और बाकी और भी बहुत सारे शासक थे। और इसी काल में वैशाली का लिच्छवी, ये सारे तो अधिकतर में राजतंत्र चल रहा था, यानी राजा का शासन। लेकिन यहीं पर बिहार के वैशाली क्षेत्र में, जहां पर बिहार के वैशाली क्षेत्र में लिच्छवी में प्रथम गणतंत्र की स्थापना हुई थी। प्रथम गणतंत्र यानी पहली बार वहां पर विश्व में, पूरे विश्व में जहां सारे जगहों पर राजा का शासन चल रहा था, यहाँ पर लिच्छवी में, वैशाली के लिच्छवी में पहली बार गणतंत्र की स्थापना हुई। यानी वहां पर जो शासक होता था, शासन का जो प्रमुख होता था, वो क्या था, वो जनता द्वारा चुना जाता था। बाकी जगहों पर राजा का शासन था, जो ताकतवर हुआ वही राजा। लेकिन यहाँ पर क्या था, लिच्छवी में क्या था, लिच्छवी में ये था कि जनता द्वारा शासक चुना जाता था। साथ में ही उस शासक को इतना अधिकार नहीं था। शासक को क्या था, शासक को सलाह देने के लिए सभा बनाया जाता था और सभा के अनुमति से ही, सभा में जितने भी लोग हैं उनके सलाह पर ही शासक कोई काम कर पाता था। अपना नहीं कि शासक अपना मनमानी कर पाता था। तो वो गणतंत्र बहुत अच्छा चलता था। इसीलिए विश्व में सबसे पहला गणतंत्र कहाँ पर स्थापित हुआ था, ये लिच्छवी में स्थापित हुआ था। वैशाली लिच्छवी, बिहार के वैशाली और वैशाली के लिच्छवी में प्रथम गणतंत्र स्थापित हुआ था सबसे पहले। समझिए उस समय लोग राजतंत्र के बारे में जान रहे थे और ये लोग क्या कर रहे थे, यहाँ पर गणतंत्र की, यानी इन लोगों का कितना विचार ऊंचा था, इन लोगों का सोच कितना आगे था कि ये लोग क्या कर रहे थे। और इसीलिए कई बार प्रयास करने के बाद मगध, आगे अभी पढ़ाएंगे कि मगध के बहुत ही शक्तिशाली राजा हुए। मगध के शक्तिशाली राजा अधिकतर इन महाजनपदों को सबको हराते चले गए, लेकिन लिच्छवी को नहीं हरा पाए। लिच्छवी को नहीं हरा पाए, क्यों नहीं हरा पाए, और फिर बाद में हरा दिए, उसका भी बात बताएंगे कैसे हरा है। लिच्छवी को लोग नहीं हरा पाते थे। ये मगध इतना ताकतवर समझ लीजिए मगध था कि बाकी सबको हरा देते थे और लिच्छवी को नहीं। क्यों? क्योंकि इसलिए कि लिच्छवी में सभी लोग जो निर्णय लेते थे, एक सभा थी और सभा में सभी लोग अपने अपने राय देते थे। बहुत अनुभवी और विद्वान लोग अपनी राय देते थे। साथ में ही राय देने के साथ साथ वो ताकतवर उनकी सेना थी, सब कुछ वो सहमति से करते थे, इसीलिए वो नहीं हारते थे। ध्यान रखिए, उनके बारे में अभी आगे पढ़ाएंगे। तो ये भी समझिए प्रथम गणतंत्र के लिच्छवी में। लेकिन लिच्छवी, अब देखिए यहाँ पर 16 को महाजनपद, उनकी राजधानी थोड़ा देख लेते हैं। काशी जो था, वाराणसी, काशी वाराणसी, देखिए काशी यहाँ पर काशी क्षेत्र में होगा। देखिए काशी सबके बारे में, ये काशी है। यहाँ पर देख लीजिएगा आप, इस मैप में हम दर्शाए हैं काशी कौन है, बाकी सब कौन कौन है, कहाँ कहाँ है, ये देख लीजिएगा। कौशल श्रावस्ती जो अंग था, वो चंपा था अंग की राजधानी। और ये महाजनपदों में 4-5 महाजनपदों के बारे में थोड़ा थोड़ा समझेंगे, बाकी सारे महाजनपदों के बारे में नहीं समझेंगे। 4-5 जो इंपॉर्टेंट है उसके बारे में। काशी वाराणसी, अंग जो महाजनपद था उसकी राजधानी चंपा थी। और अंग जो महाजनपद है, ये महाजनपद, ये वर्तमान में बात करते हैं मुंगेर और भागलपुर वाले क्षेत्र में, बिहार के मुंगेर और भागलपुर वाले क्षेत्र में अंग महाजनपद था, उसकी राजधानी थी चंपा। मगध राजगिरी, इसकी राजधानी फिर बदला, इसकी राजधानी पाटलिपुत्र हुआ, वैशाली हुआ, इसी की राजधानी। मगध की ही राजधानी बाद में फिर बदलता गया। और मगध, ये इतना छोटा मगध इन सब के बराबरी में ही था। ऐसे यहाँ पर क्या हुआ कि ये सभी को अपने अंदर समेट लिया, सभी महाजनपदों को। 2-3 कारण था। एक कारण था कि इसके पास नदी जो थी, जैसे सोन नदी और गंगा नदी, कहाँ पर, यहीं पर थी। सोन नदी और गंगा नदी का जो मिलने का स्थान था यहीं पर, इसी क्षेत्र में, मगध वाले क्षेत्र में ही था। साथ में ही यहाँ पर उपजाऊ भूमि थी, नदी होने के कारण उपजाऊ भूमि थी। बहुत अच्छे जंगल थे, जंगल होने के कारण बहुत अधिक मात्रा में हाथी पाया जाता था। साथ में ही यहाँ पर लकड़ी बहुत अधिक मात्रा में, और भी बहुत सारे व्यापार के लिए बहुत अच्छे साधन थे, नाव द्वारा व्यापार होता था। और इसके शक्तिशाली राजा हुए, इसीलिए इस महाजनपद ने बाकी सारे महाजनपदों को क्या कर लिया, अपने कंट्रोल में ले लिया। ठीक है, अपने एकदम अपने कंट्रोल में, ये सब इसी के कंट्रोल में आ गए। वजी, वैशाली, मल, कुशीनगर, चेती, सुक्मती, और देखिए वत्स, कौशाम्बी, और उसके बाद पंचाल, और देखिए चेती को चेदी या चेती भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा।
वत्स, कौशाम्बी, पंचाल, अक्षित्र, मत्स्य, विराटनगर, सूरसेन, मथुरा, आसमक, पोटली। हाँ, आसमक के बारे में थोड़ा समझ लीजिए। आसमक ये है, दक्षिण भारत में एकमात्र महाजनपद था जो कि आसमक था, जो कि गोदावरी के किनारे था। ध्यान रखिए, गोदावरी नदी के किनारे, जिसकी राजधानी पोटली है। अवंती, उज्जैनी, गंधार, तक्षशिला ये था। और उसके बाद कंबोज, राजपुर और उसके बाद कुरु, इंद्रप्रस्थ। अब एक और बात समझिए, ये 16 महाजनपद था। अब इसके राजा जो थे ताकतवर होने लगे थे, अपनी राजधानी रखने लगे थे। राजधानी रखने के बाद क्या हुआ, ये लोग ताकतवर और राजधानी रखने के बाद ये अपनी मनमानी करने लगे, तो सब एक दूसरे से लड़ते रहते थे। ये इससे लड़ रहा है, ये इससे लड़ रहा है, ये इससे लड़ रहा है। मतलब इनका काम कोई और था ही नहीं। इनका काम तो जनता द्वारा किया जाता था। जनता अपना व्यापार करती थी, कृषि करती थी, इनको टैक्स देती थी, और इनका एक ही काम था, लड़ाई करना, लड़ाई करना, लड़ाई करना। ये लड़ाई आपस में लड़ते रहते थे, इनको अपने वर्चस्व के लिए। और देखिए, लड़ाई करना जरूरी भी हो गया था। अगर ये नहीं लड़ाई करते तो कोई और इस पर हमला करके और क्या कर लेता, अपने कब्जा में कर लेता। लो, लड़ो मत, तुम्ही को अपने कब्जा में कर लिए। तो लड़ना भी जरूरी होता था उस समय। क्या था, लड़ना भी जरूरी था, अपने पास ताकत भी होना जरूरी है। एक एक लाइन कही गई है कि अगर आप शांति चाहते हैं तो युद्ध के लिए हमेशा तैयार रहिए। यानी कि आपके पास ताकत होना चाहिए, नहीं तो सामने वाला कभी भी हमला कर सकता है। और सामने वाला हमला ना करे, इसके लिए सामने वाला को भी पता होनी चाहिए कि आप ताकतवर हैं, नहीं तो सामने वाला कभी भी हमला कर सकता है। ठीक वैसे ये सब एक दूसरे से क्या करते रहते थे, लड़ते रहते थे। और द्वितीय नगरीकरण की शुरुआत भी यहीं से हुई। अब राजा महलों में रहने लगे थे, जहां पर राजा छोटे छोटे कबीलों में एक समय रहते थे। अब राजा महलों में रहने लगे थे, राजा सैनिक रखने लगे थे, सेनापति रखने लगे थे, छोटे छोटे बाजार बड़े बाजार होने लगे थे। यहीं से द्वितीय नगरीकरण की शुरुआत हुई। ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी से ही द्वितीय नगरीकरण की शुरुआत हुई। और द्वितीय नगरीकरण में इनके आर्थिक जीवन के बारे में, सामाजिक जीवन के बारे में हम लोग अगले भाग में पढ़ेंगे। और उसके बाद हम लोग जैन धर्म, बौद्ध धर्म के बारे में इसी चैप्टर में पढ़ लेंगे। तो हमें लगता है कि इतना कुछ समझ में आ गया होगा। अब आपको इसमें कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप कमेंट में पूछ सकते हैं, हमें तो समझ में आ गया होगा।